खबरें सिर्फ कांग्रेस की फूट की आती हैं, लेकिन फूट तो हरियाणा की बीजेपी में भी दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव में दो बड़े दल कांग्रेस और बीजेपी, और चुनाव से पहले ही उनके अंदर शुरू हुई जंग। आपस में दोनों को एक साथ एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, लेकिन यहाँ बात आज होगी जो दोनों ही दलों के अंदर आपस में जो नेता लड़ रहे हैं उनके बारे में। शुरुआत पहली जो खबर जो रविंद्र शोरान ने कल ब्रेक भी की, जिसके ऊपर उन्होंने बात भी किया कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस खड़ी हो रही हैं। नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, अमित शाह, ये तीन नाम बड़े गिनवाए उन्होंने। उनका विश्लेषण था कि पहली रैली जो जींद की धरती से शुरू हुई, उसी में ही कहीं ना कहीं अमित शाह का ना पहुंचना, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तो नंबर 2 हम कहेंगे आफ्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह दूसरे नंबर पर हैं, और मनोहर लाल खट्टर को भी आज के समय बीजेपी में टॉप 7 में तो गिना ही जाता है। रविंद्र जी, क्या ये इसको आप देख रहे हो? लोग तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह टिकट बंटवारे को लेकर बिजी थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए, थोड़ा ज्यादा हवा दी जा रही है। मनोहर लाल खट्टर के न होने को ज्यादा हवा दी जा रही है। कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी तो मनोहर लाल के गाइडेंस में ही काम कर रहे हैं, और जो नेता नाराज हैं मनोहर लाल खट्टर से, उनको भी ये लोग बड़े आराम से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा है नहीं, तो जानबूझकर रविंद्र स्वराज जैसे लोग हवा दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इसका क्यों आपको लगा कि ये विश्लेषण होना चाहिए? जी नमस्कार मनदीप जी, और थैंक यू आपने मुझे बुलाया बात करने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल। आप बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरह के आप करते हैं, मुझे लगता है वो सबको देखने की ज़रूरत है। और मीडिया में जो एक संकट है भरोसे का, विश्वास का, वो आप जैसे लोग आने वाले वक्त में दूर कर सकते हैं। जनता की बहुत बेहतरीन आवाज़ आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। ये बात ठीक है कि आज तक लंबे समय से, करीब 2 दशक से राजनीति में कवर कर रहा हूँ, और 2 दशक से पार्लियामेंट भी कवर कर रहा हूँ। नेताओं के साथ जब भी मुलाकात होती है तो आज तक न कांग्रेस न बीजेपी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा नहीं है कि हमारे बीच में किसी तरह की धड़ेबंदी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एकजुटता की बात करती हैं, और सब अपने अपनी तरफ से यही कहते हैं कि हम लोग मजबूती के साथ अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन धड़ेबंदियां तो सब पॉलिटिकल पार्टीज में हमने देखी हैं, चाहे वो ये बड़ी पार्टीज हों या फिर रीजनल पार्टीज का भी काफ़ी एक्सपीरियंस हरियाणा को है, देश को भी है। अब ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थी, एक ज़माने में मजबूत थी, उसमें भी जो क्षेत्रीय नेता थे उनके बीच में काफ़ी धड़ेबंदी हम लोग देखते थे। परिवार के बीच में धड़ेबंदी हो गई बाद में, तो परिवार में तो टूट हो ही गई, सही बात है आपकी। वैसा ही हम लोग देखते थे कि समाजवादी पार्टी है, उसमें बड़ी धड़ेबंदी थी। आरजेडी की जो पॉलिटिक्स थी उसको भी हम लोग बड़े करीब से देखा, वहाँ पर भी काफ़ी धड़ेबंदी। जो दूसरे दर्जे के नेता थे, देखिए टॉप लीडरशिप के लिए वहाँ पर चुनाव नहीं होता है, लेकिन सेकंड थर्ड लीडरशिप जो होती है, थर्ड रंग लीडरशिप है, उसमें हमेशा वहाँ भी गुटबाजी बनी रहती है। एक नेता अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है, दूसरा खींचता है। वैसा ही हरियाणा में भी जाहिर होगा। 10 बरस की सरकार हो गई, और बीजेपी के जो बड़े नेता थे, जो मूल रूप से बीजेपी के नेता थे, चाहे वो अभिमन्यु थे या ओम प्रकाश धनखड़ थे, अनिल विज, रामविलास शर्मा, अब ये अगर ये लोग घर पे बैठे हैं तो क्या ये धड़ेबंदी के शिकार नहीं है क्या? अगर पार्टी इनका उपयोग करे, इतना अनुभवी तो बीजेपी में और कोई है नहीं। मनोहर लाल खट्टर तो इतने अनुभवी नहीं थे जब उनको बनाया गया, उसके बाद भी अभी अनुभवी नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एडवाइजर मनोहर लाल खट्टर कृष्ण बेदी जैसे व्यक्ति को बनाते हैं, जो उनके सामने नॉविस है, रूकी है। लेकिन ये जो सब बड़े नेता हैं, ये लोग आज भी संकट से जूझ रहे हैं। उनकी जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स है वो आज कहीं ना कहीं हाशिए पर है। अब कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको वहीं पर लड़ाया जा रहा है। वही स्थिति ओम प्रकाश धनखड़ की है, वो बादली से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, बहादुरगढ़ जाना चाहते हैं, उनको बहादुरगढ़ नहीं भेजा जा रहा है। तो और अनिल विज, देखिए अनिल विज तो बार बार कहते हैं कि मैं तो टिकट मेरे तो हमेशा घर पे आती है, लेकिन मुझे लगता है इस बार उनको भी शायद कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बीजेपी पिछले 10 साल पहले जो बीजेपी थी उसमें कभी टिकटों को लेकर इतना बड़ा संकट नहीं रहा। अब बीजेपी क्योंकि सरकार में है, इसलिए संकट की घड़ी बीजेपी के नेताओं के लिए आ गई। एक दूसरा, बीजेपी में इतना बड़ा नेता कभी हरियाणा में पैदा नहीं किया जो सारे फैसले बिना सहमति के करे। मनोहर लाल खट्टर उस लिहाज से आज तक के सबसे बड़े नेता हरियाणा में हैं, और हरियाणा में इस लिहाज से बड़े हैं कि अभी बीजेपी की जड़ें
तो खैर बीजेपी की उस तरह से नहीं जमी है, लेकिन बीजेपी का एक वोट बैंक तो बढ़ा ही है। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर मनोहर लाल खट्टर हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि मनोहर लाल पार्टी में तो बड़े हैं, लेकिन जनता में अलोकप्रिय नेता हैं। तो उस वजह से जो उनके जमीन पर जो घूमने वाले पार्टी के मूल कैडर के लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके मतभेद हैं या उनके विभेद हैं। तो अब ये जो रैली हुई थी जिसका आपने जिक्र किया, इस रैली में हमने खूब अखबारों में पढ़ा था कि अमित शाह को आना है। कई बार ये हर टेलीविजन चैनल पे भी जिक्र हुआ। उसके बाद उन्होंने जब अपनी आने की गैर हाजिरी उनकी रही, तो मनोहर लाल खट्टर को उस रैली में आना था, मतलब वो तो वैसे भी आना था। उसके बाद खट्टर भी नहीं आए और नायब सिंह सैनी को वहाँ पर तमाम जानकारियाँ देनी पड़ी। अब जो दो बड़े नेता हैं, इनके बारे में खबरें काफ़ी छपी हैं कि ये लोगों के बीच में कुछ विरोध है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों के बीच विरोध हो सकता है, क्योंकि अमित शाह जिस तरह के नेता हैं या जितना बड़ा कद अमित शाह का है, तो मनोहर लाल खट्टर को अभी उस कद तक पहुंचने में वक्त लगेगा और पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। अमित शाह का कद राजनीतिक तौर पर इतना मजबूत, इतना बड़ा है कि वो किसी कोई उनके साथ आज झगड़ा करने की स्थिति में तो कम से कम नहीं है। केवल योगी हैं, उनके अलावा तो कोई इतना बड़ा नेता बीजेपी में अभी नहीं है कि जो उनके साथ झगड़ा करे या उनकी बात ना माने। हाँ, लेकिन तालमेल की कमी कहो या जो जिन लीडर्स को पार्टी में शामिल करने की बात थी, उन पर कहीं थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, कहीं पर मत भिन्नता जरूर हो सकती है, वो दिख रही है। और इसी वजह से अमित शाह जो है वो नहीं आए। और हैरानी की बात है कि पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है मनदीप जी, वो हरियाणा से दूरी बनाए हुए है। केवल अमित शाह 2 बार आए हैं। अमित शाह बहुत पॉपुलर लीडर तो हरियाणा में नहीं है बीजेपी के, उनसे ज्यादा पॉपुलर लीडर तो राजनाथ सिंह हैं, उनसे ज्यादा पॉपुलर तो नितिन गडकरी हैं, उनसे ज्यादा लीडर पॉपुलर तो मोदी खुद हैं, लेकिन कोई नेता आज तक हरियाणा में नहीं आया। ये देखिए, मैं 20 साल से इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ और मैंने हर स्टेट, देश में जितने स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के इलेक्शंस कम से कम 2-3 बार मैंने हर स्टेट का इलेक्शन कवर किया है। यानी पौंडीचेरी तक का भी इलेक्शन कवर करने का मौका मुझे मिला, जहां आमतौर पे कोई जाता नहीं है। तो मैंने देखा है कि जो भी इलेक्शंस विधानसभा के होते हैं, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, उसके बाद से वो लगातार उन इलाकों में जाते हैं जहां पर बीजेपी का कम स्टेक है। मसलन केरला, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, है ना, जिनमें उनका ज्यादा स्टेक है नहीं, उनकी पार्टी हारती ही है, लेकिन वो जाते हैं एक बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह, हमेशा वो वहां पर रैलियां करने के लिए जाते हैं। और लेकिन इस बार देखिए, हरियाणा में एक बार भी नहीं आए। हरियाणा तो बहुत नजदीक है दिल्ली में, और ये इम्पोर्टेंट भी है बीजेपी के लिए। इतना दिल्ली के नजदीक बीजेपी की जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उसको और मजबूत करने के लिए इससे बढ़िया कोई जगह उनके पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके कुछ मायने तो हैं। सबसे बड़ा मायना जो नेशनल मीडिया में लोग बात जिसकी करते हैं कि अब प्रधानमंत्री को इंटरेस्ट नहीं रहा, कि अब वो 3 बार पीएम बन गए, तो उनको बीजेपी में ज्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं है कि कोई इलेक्शन जीते या हारे। अब तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है। एक बार वो जम्मू कश्मीर तो गए हैं योगा करने के लिए, उसके अलावा कश्मीर भी नहीं गए। और कश्मीर तो वो 5 साल में नहीं गए। हरियाणा तो खैर लोकसभा चुनाव में वो आए थे, लेकिन उसके बाद हरियाणा नहीं आए। कश्मीर वो 5 बरस में पहली बार गए, और डल लेक पे जब उन्होंने योगा किया था। हरियाणा वो आज तक नहीं आए हैं लोकसभा चुनाव के बाद। तो ये तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से ये लगता है कि पार्टी में कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और ये खबर की पार्टी की स्थिति कमजोर है, ये शायद जाहिर है बीजेपी की लीडरशिप को हमसे ज्यादा ही होगी। तो इसलिए बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है, शीर्ष नेतृत्व है, वो इस हार से अपने आप को बचाने के लिए अब दिल्ली में ही रहना पसंद कर रहा है, और हरियाणा की तरफ वो लोग रुख नहीं कर रहे। आज 2 सितंबर में हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक प्रधानमंत्री की कोई रैली प्रस्तावित नहीं है। अभी तक अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह की कोई रैली प्रस्तावित नहीं है। ऐसा बीजेपी में आमतौर पे होता नहीं है। बीजेपी बड़ा एग्रेसिवली कैंपेन करती है। इस बार वो एग्रेशन गायब है। इस बार नेताओं के बीच में आपने भी शायद कवर किया ही होगा, राव इंद्रजीत सिंह अलग परेशान हैं, रणजीत चौटाला पश्चिम में परेशान हैं, फिर आपका उत्तर में अनिल विज परेशान हैं, मोहनलाल बड़ौली तो खुल के ही बोल चुके हैं कि मेरे साथ तो भीतरघात बड़ा भारी हुआ है, मैं हार गया। नरवीर ने बोल दिया है कि मैं तो लड़ूंगा चुनाव, कोई
मुझे मदद बीजेपी अगर टिकट देगी तो ठीक, नहीं तो मैं कांग्रेस से टिकट ले लूंगा। तो ये क्या, ये पहले तो नहीं सुनाई देता था। बीजेपी का किसी भी स्टेट में सुनाई नहीं देता। महाराष्ट्र जैसा स्टेट, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा स्टेट जिसमें मजबूत कैडर बीजेपी का, वहां नहीं सुनाई दिया। लेकिन यहाँ पे इतना भारी विरोध है, इतना विरोध है, सेंट्रल लीडरशिप कहीं बिल्कुल हरियाणा में आ नहीं रही है। मनोहर लाल खट्टर जिनको सबसे बड़ा नेता के तौर पर बनाया गया, वो जींद की रैली में नहीं जाते। तो इन तमाम चीजों को देख के ये बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। सीईसी की मीटिंग देखिए कितने दिन पहले हुई थी, आज तक कोई लिस्ट रिलीज नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत दिन पहले एक लिस्ट रिलीज कर दी थी जिसमें पीएम का नाम था, और यहाँ पर तो बल्कि वो पीएम का नाम की लिस्ट तो चुनाव की घोषणा से भी पहले कर दी थी। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ना, कितना दिन बच गए, 2 तारीख हो गई और अगली 3 तारीख, केवल 30 दिन बच गए। 3 तारीख तक कैंपेन कर सकते हैं, 3 अक्टूबर तक, तो इतने दिन बच गए कम, और कैंपेनिंग का तो कोई जिक्र है ही नहीं। अभी तक स्टार प्रचारकों की घोषणा नहीं हुई है, टिकटों की भी घोषणा नहीं हुई है। तो बीजेपी में इस तरह की पॉलिटिक्स मैं तो पहली बार देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कुछ खराबी है, कुछ गड़बड़ है, धड़ेबंदी बहुत ज्यादा है। और एक जो बड़ा कारण धड़ेबंदी का है वो आरएसएस है। आरएसएस की हरियाणा में पहले से प्रेजेंस है, मजबूत नहीं है लेकिन प्रेजेंस रही है, शहरी इलाकों में प्रेजेंस रही है। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के कई बड़े नेता हैं, है ना, इंद्रेश से लेके आप जानते ही हैं, कितने नाम क्या लेंगे, तो कई बड़े नेता हैं जिनका बहुत दखल रहा है आरएसएस का बीजेपी में, खासतौर पर जब सरकार बनी उसके बाद से। उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके कारोबार बड़े फले फूले हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है। तो उनका भी एक बड़ा गुट है जो अपने स्वयंसेवकों को या कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना चाहते हैं, और लेकिन कहीं ऐसी एक सेंट्रल लीडरशिप अब बीजेपी में दिख नहीं रही हरियाणा में कि जहां पे जाने से सब नेताओं के समस्याओं का समाधान हो पाए। नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं लेकिन कमजोर हैं, मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन नए हैं, मनोहर लाल खट्टर मजबूत हैं लेकिन हरियाणा में एक्सेप्टेड नहीं है, और सेंट्रल लीडरशिप जहां समस्याओं का समाधान होता था वो डिसइंटरेस्टेड है हरियाणा में। तो एक अजीब किस्म का चक्रव्यूह बीजेपी के भीतर दिख रहा है। तो ये वजह है कि जींद की जो रैली, और जींद की बड़ी इंपॉर्टेंट रैली थी, जींद की रैली बीजेपी के लिए कोई एक सामान्य रैली नहीं है, ये वो जगह थी जहां से बीजेपी अपने कैंपेन को शुरू करने वाली थी। कैंपेन उस हतोत्साहित पार्टी का जिसका मुखिया अभी चुनाव में हारने के बाद एक बहुत कमजोर नेता के तौर पर जिसको देश देख रहा है, जिस नेता को बहुत जरूरत है बहुत बड़ी जीत की, एक डोज की, जिन कार्यकर्ताओं को बहुत जरूरत है इस वक्त एक बड़े जीत के टॉनिक की, ऐसी स्थिति में उनका कैंपेन भी अगर इतना कमजोर है तो जाहिर है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़े असमंजस की स्थिति में है, और वो असमंजस बीजेपी की हार पर अंधेरे के बादल कहीं ना कहीं दिखा रहा है। जी रविंद्र जी, अगला सवाल, अगर हम मतलब हरियाणा को थोड़ा इलाकों में तोड़कर देखें, तो इलाकों को तोड़कर देखेंगे तो भी बीजेपी में कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं कि ठीक नहीं है। अहिरवाल का आपने जिक्र किया, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, रामविलास शर्मा, एक पूरे अहिरवाल की जो 15-16 सीटें हैं उनमें वहां पर दिख रहा है कि कुछ दिक्कतें हैं। वैसे तो मतलब मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में अगर कोई पर्सनल जनाधार वाला हरियाणा में सबसे कोई बड़ा नेता है तो राव इंद्रजीत सिंह है, जिनका एक पर्सनल अपना वोट बैंक है हरियाणा में आज के टाइम पे कम से कम। तो लेकिन राव इंद्रजीत सिंह की कई दिक्कतें हैं। दिक्कत नंबर 1, अपनी बेटी की टिकट चाहते हैं, हालांकि अटेली से उनको कमिट किया गया है। दिक्कत नंबर 2, उनको जो राव अभय सिंह यादव हैं उनसे दिक्कत है। दिक्कत नंबर 3, राव नरवीर सिंह से दिक्कत है। दिक्कत नंबर 4, उनको रणधीर कापड़ीवास से भी दिक्कत है। दिक्कत नंबर 5, वो चाहते हैं कि कम से कम 15 नहीं तो 11 टिकटें वो मांग रहे हैं, और उनको 2 या 3 टिकटों की ही बात हो रही है। तो और दिक्कत नंबर 6, उनको पसंद नहीं आया जब नायब सिंह सैनी को बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा का चेहरा बनाया गया। दिक्कत नंबर 7, उनको ये भी लगा कि मनोहर लाल खट्टर को उनसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। राव नरवीर सिंह का आपने बताया कि वो चाह रहे थे कि उनको बीजेपी से टिकट मिले, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी से टिकट ना मिलेगी तो कांग्रेस से लेके आऊंगा, निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। और रामविलास शर्मा, एक हिसाब से लोग कई तो ये भी कह रहे हैं कि उनका कैरियर ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी वो ग्राउंड पर काम करते हुए दिख रहे हैं और अब की बार चाह रहे हैं कि किसी गिनती मिनती में वो आए। तो जो अहिरवाल में बीजेपी के साथ जो ये 3 बड़े एक हिसाब से बड़े नाम हैं,
और तीनों में ये दिक्कतें हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं इसको? आपने 8 दिक्कतें गिनाई, 2 छोड़ दी। अच्छा, एक दिक्कत सुधा यादव है, सुधा यादव सी में होना, सुधा यादव का वो भी। एक दिक्कत अरविंद यादव भी है। हाँ, तो उनको दिक्कतों का तो अंबार लगा हुआ है। भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र, एक 11 दिक्कतें होंगी। हाँ। 11वीं दिक्कत थोड़ी ज्यादा बड़ी है कि हाँ। भाजपा भूपेंद्र यादव को अहीरवाल में अपना सबसे बड़ा नेता बना के पेश करती है, वो सबसे ज्यादा दिक्कत राव इंद्रजीत सिंह को। देखिए मनदीप जी, राव इंद्रजीत वाकई बड़े नेता है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो कहता हूं कि हरियाणा में अगर सबसे बड़े नेता कोई है जिसका सबसे बड़ा जनाधार है दोनों पार्टीज में, हाँ। तो वो हुड्डा है। हाँ। हुड्डा के बाद राव इंद्रजीत ही हैं दोनों पार्टीज में जिनका सबसे बड़ा जनाधार है। इतना बड़ा जनाधार आज की तारीख में कोई नहीं है, इतना बड़ा वोट शिफ्ट करने की हैसियत भी किसी दूसरे बड़े नेता की नहीं। तो वाकई वो बड़े नेता हैं, लेकिन उनके साथ बेकदरी हुई है और ये बात उन्होंने भी सार्वजनिक मंचों से कहा है, हम लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कही है। कई सारी समस्याएं हैं उनके साथ। और एमओएस, देखिए एमओएस बने हैं वो 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तब भी एमओएस ही थे, आज भी उसी पद पे हैं। बल्कि उनका पद, अभी मैं किसी अहिरवाल के एक नेता से एक आम मतदाता से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अधिकतर जो अहिरवाल का इलाका है उनको पता नहीं कि राव साहब का महकमा है क्या, मतलब वो मिनिस्ट्री करती क्या है। मैं फिर बताता हूँ, मैं यहाँ 2 दशक से पत्रकारिता में हूँ, मैंने आज तक उनके महकमे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड ही नहीं करी आज तक। उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही शायद ऑर्गेनाइज ना की हो। वो डिपार्टमेंट जो है वो, क्योंकि उस डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर पीएम होते हैं और स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग जो मिनिस्ट्री है उसके कैबिनेट मिनिस्टर पीएम होते हैं। तो इस वजह से वो एक बड़ी अलग तरह की मिनिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन का काम है उसका, आम जनता से जुड़ा हुआ काम उसका है नहीं। इसलिए वो जनता के कोई जुड़ा हुआ काम शायद नहीं कर पाते। जबकि हमारा जो देहात का इलाका हिरवाल है, उनके लोगों की तो समस्याएं वही आम समस्या हैं, बिजली, पानी, नौकरी, सड़क की, उन समस्याओं का समाधान कर पाने में वो कामयाब हो नहीं रहे। तो इंद्रजीत बड़े नेता है। और सबसे खास बात जो है मनदीप जी, राव इंद्रजीत बेदाग छवि के नेता हैं, उन पर करप्शन का देखिए कोई एलिगेशन आज तक कोई एलिगेशन नहीं। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, हरियाणा में बड़े गिने चुने नेता हैं जिनका इतना पाक साफ करियर रहा हो पॉलिटिक्स में। उनके ऊपर आज तक देखिए मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक भी वो रहे, लेकिन कोई उनके ऊपर आज तक करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा, जबकि कांग्रेस में भी वो लंबे समय तक रहे। बिल्कुल। तो ये भी उनके कहीं ना कहीं उनके जो पाक साफ चरित्र है उसको दर्शाता है। और ऐसे में वोट भी है, कैरेक्टर भी उनका अच्छा, पॉलिटिकल कैरेक्टर उनका बड़ा अच्छा माना जाता है। फिर भी अगर पार्टी उनको तवज्जो नहीं दे रही है, उनके ऊपर एक से एक नए नेता को लेके आएगी, तो जाहिर है उनका थोड़ा सा अपमानित महसूस करना या उनका नाखुशी जाहिर करना तो नेचुरली होगा ही। और उनके जो वर्कर्स हैं उनको ऊपर से आप टिकट भी नहीं दे रहे हैं। उनकी बेटी को 2 दफा टिकट इनकार कर दिया। जब कई नेता कहते हैं बीजेपी में कि बीजेपी में तो कोई भी एमएलए बन सकता है, बीजेपी में तो कोई भी पीएम बन सकता है, तो वो यही बात कहते हैं, भैया कोई भी बन सकता है तो आरती क्यों नहीं बन पा रही है, उसको भी तो बना दो। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दिया, किरण चौधरी जो अभी कांग्रेस से आए हैं इनकी बेटी को टिकट दे दिया। कितने ही मैं नाम गिनवाऊं जिनके बेटियों को टिकट दिया। राव इंद्रजीत की बेटी में ऐसी क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत वही तो है, उनके साथ के जो लीडर है वो करीब 75 के उम्र के आसपास हैं, हुड्डा की भी शायद वही उम्र है। हाँ। तो हुड्डा के बेटे एडजस्ट हो गए, किरण चौधरी की बेटी एडजस्ट हो गई, अजय यादव के बेटे एडजस्ट हो गए, चौटाला परिवार एडजस्ट हो गया, कुलदीप बिश्नोई एडजस्ट हो गए, इनकी बेटी एडजस्ट नहीं हो पाई है, जबकि ये तो बड़े नेता हैं। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है कि, और दूसरा फिर जब इस उम्र में आप आते हैं पॉलिटिकली, तो जिस तरह बीजेपी का तो भाई 75 के बाद ये तो कहते हैं कि हम लोग नहीं देंगे किसी को टिकट या चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ा सा अतिरिक्त दबाव भी हो जाता है कि ये मौका है 2024 का इलेक्शन, अगर इसमें भी चूक गए हमारी बेटी को टिकट देने से तो फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिटिक्स थोड़ी सी क्रूअल भी हो गई आजकल, हमेशा आपके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया जाए ऐसा भी नहीं होता है। जैसे चौटाला परिवार को हम देख ही रहे हैं किस तरह से एक विकट परिस्थिति में वो लोग इस वक्त हैं। तो ये तमाम चीजें राव इंद्रजीत को कहीं ना कहीं नाराज कर रही हैं। और जो सर्वेक्षण हम लोग देख रहे हैं ना मनदीप जी, उसमें राव इंद्रजीत शामिल हैं, चाहे वो लोक पोल का सर्वे है या उनके पहले जो 1-2 सर्वेज और आए थे अलग अलग पॉलिटिकल किनके थे वो एजेंसीज के, तो उनके सर्वेज में ये इंद्रजीत को जोड़ के सर्वेज आए हैं। अब इंद्रजीत अगर नाराज हो गए या इंद्रजीत ने पार्टी छोड़ दी, ऐसी स्थिति में अगर सर्वे आप करेंगे तो बीजेपी को 10 सीटें देना मुझे लगता है मुश्किल होगा किसी भी पोलस्टर के लिए। तो वो बड़ी स्थिति खराब होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी का आज भी सबसे मजबूत जनाधार जो है वो अहिरवाल इलाके में है। और वो बीजेपी के लिए नहीं है, बीजेपी की वजह से बिल्कुल नहीं है,
राव इंद्रजीत की वजह से है। तो इंद्रजीत को नाराज करना और तवज्जो ना देना उनके ऊपर, मनोहरलाल खट्टर को या नायब सिंह सैनी को तवज्जो देना, और फिर दूसरा जो बीजेपी बात कहती है कि उन्होंने एक ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया, उसका भी कहीं ना कहीं गुब्बारा फूट जाता है जब वो ओबीसी मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन वो नॉन यादव ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यादव ओबीसी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। यादव ओबीसी के तो नेता आज भी सबसे बड़े इंद्रजीत ही हैं और उनका तो डिमांड यही है कि हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने तो कितने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही है कि मेरे से जूनियर जो है उनको आगे बढ़ा दिया गया। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को नाराज कर रही हैं, उनकी बेकदरी लोगों को नापसंद आ रही है। और अगर उन्होंने खुल के कैंपेन नहीं किया या बीजेपी में ज्यादा एग्रेसिवली वो उनके साथ दिखे नहीं, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और इस बेल्ट में अगर बीजेपी को लॉस हुआ तो फिर इसकी रिकवरी करने के लिए मुझे लगता है हरियाणा में कोई दूसरी जगह है नहीं उनके पास। जी, एक बेल्ट है फिर जीटी रोड बेल्ट। जैसे ही दिल्ली से हम जरनैली सड़क के ऊपर निकलते हैं, पहला जिला सोनीपत और आखिरी जिला अंबाला, लेकिन इसके बीच में जितने भी जिले पड़ते हैं और या फिर इनके दाएं बाएं की अगर हम बात करें, क्योंकि हम देखें तो जो राइट साइड है हम रवाना होते हैं अंबाला की तरफ तो फिर जमुना नदी है, और जमुना नदी और जीटी रोड के बीच में जितनी भी एक हिसाब से इलाके हैं उनकी अपनी अलग किस्म की रंगत है। और जीटी रोड के लेफ्ट साइड जो एक बेल्ट चलती है 20 किलोमीटर की पूरी बनाती हुई, उसकी एक अपनी रंगत है। लेकिन बीजेपी जीटी रोड बेल्ट के दम पर सबसे ज्यादा हवा करती थी और कहती थी कि हमारी जीटी रोड बेल्ट तो इतनी मजबूत है कि हमें कोई सत्ता में आने से रोक ही नहीं सकता, और उसमें हमें 2019 के चुनावों में दिखा भी। और अभी हम देखें तो जो जीटी रोड बेल्ट से मुख्यमंत्री भी हैं और वो उन्हीं का ही बेल्ट माना जाता है, लेकिन इसके बीच में भी कई सारी कमजोर चीजें हुई हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि सोनीपत जिले में से ही जो बीजेपी कमजोर होना शुरू हो जाती है जीटी रोड बेल्ट पे। पानीपत शहर मजबूत हो सकता है लेकिन पानीपत ग्रामीण हम सबको पता है कि बहुत दिक्कतें हैं। करनाल में ये कहा जा रहा है कि खुद नायब सिंह सैनी लाडवा की सीट पर शिफ्ट होना चाहते हैं। करनाल में भी बहुत सारी रूरल सीटों पे दिक्कतें हैं उनको। कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलन की धरती रही, अंबाला भी किसान आंदोलन की धरती रही, तो दोनों जगह पे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने इलाकों में अपनी इज्जत बचाना भी मुश्किल है। तो जीटी रोड बेल्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो दिक्कतें हैं बीजेपी को जो आएंगी, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीटी रोड आपने जैसे बता ही दिया कि वहाँ पर बहुत अच्छा एक किसानों का आंदोलन चला और वो लंबा चला। तो इस बेल्ट में, एक तो इस बेल्ट में ना जाट और गैर जाट का पॉलिटिक्स चलती नहीं है। हाँ। पानीपत के आगे ना, जैसे हम लोग घरौंडा पहुंचते हैं, जो पहली विधानसभा है जहां पर जाट की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, वहां पर जो पॉलिटिक्स जाट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। वहां पर जैसे अगर घरौंडा की बात करें तो वो पॉलिटिक्स वहां पर है रोड और राजपूत रोड, उन दोनों के बीच में, और जाट वोटर्स कहीं भी चले जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ वोट नहीं डालते। वैसे ही है, इंद्री में जाएंगे तो कश्यप और कंबोज है, फिर आप अगर नारायणगढ़ चले जाएंगे तो वहाँ सैनी और गुजर है, आप जब कालका चले जाएंगे तो गुजर और ब्राह्मण है वहाँ पर। तो इस तरह अलग अलग इलाके में अलग अलग जातियों का प्रभुत्व है। जाटों का वहाँ पर केवल एक लाडवा विधानसभा है जहाँ पर उनके वोट थोड़ा ज्यादा है, थोड़े ज्यादा, और कहीं ऐसा नहीं। फिर यमुनानगर जो है, यमुनानगर के बगल में जगाधरी जिसमें 40% मुस्लिम वोट है, तो उसमें भी कोई ज्यादा प्रभुत्व नहीं है जाटों का। तो इसलिए जाट की मुखालफत में वहां पर पॉलिटिक्स पनप नहीं सकती है। बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ 14 और 19 में उस बेल्ट का, वो ये रहा कि वो एक अपेक्षित बेल्ट रही, लंबे समय से उसकी उपेक्षा वहां पर की गई, और उस उपेक्षा के चलते वहां एक ऐसा सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि उत्तर हरियाणा का आज तक मुख्यमंत्री बना नहीं और इस पार्ट का बनता रहा, जिस वजह से वो इलाका डेवलपमेंट नहीं कर पाया। जबकि जमीन के हिसाब से वो बड़े उपजाऊ लैंड है, फर्टाइल बहुत है, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है नहीं, है ना, जितना इस उत्तर हरियाणा के या जो रोहतक वाली बेल्ट के हैं। तो इस वजह से वो थोड़े से लेड बैक हो गया उनकी पॉलिटिकल सिस्टम ना, उतने बड़े नेता कभी वहाँ से नहीं रहे। और जबकि अंबाला जो है वो बड़ा ऐतिहासिक शहर है। अंबाला डिवीजन तब की है जब महापंजाब था, मतलब पाकिस्तान का पंजाब भी था, भारत का पंजाब भी। हम लोग ये जब घग्गर के आगे का जो इलाका पूरा पंजाब का हिस्सा था, ये सारा दिल्ली से लेके वहां तक
1857 के बाद से, तो वो उस टाइम भी वो डिवीजन थी। और ये बड़ा केंद्र बना जब भारत और पाकिस्तान का तकसीम हुआ, तो वहाँ से जो लोग आए, उनका अमृतसर और पंजाब के इलाकों के बाद सबसे बड़ा सेंटर जो वहाँ से लोग आए थे, उनका अम्बाला ही बना। अम्बाला डिवीजन, करनाल तक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये ऐसे शहर हैं जिनमें वहां से जो लोग आए उनकी बहुतायत है, और वो अपना टिकट भी क्लेम करते हैं। इसी वजह से पॉलिटिक्स में वो प्रभावी भी हमें दिखते हैं। और वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग रहे, उन्होंने हाँ। अपना आर्थिक तौर पर बड़ी संपन्नता हासिल की। बहुत Academics मेहनत बहुत मेहनत की। मतलब इसमें मैं तो जैसे एक उदाहरण दूं तो कई बार बताया जाता है कि यहाँ के व्यापार के ऊपर ट्रेडिशनल जो बनिया कौम थी उसका बहुत प्रभाव था। तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम से, जैसे 1 रुपए की 16 टॉफियां बेची, 1 रुपए में बेसन का लड्डू बेचा, तो उसमें से कितना ही उनको नुकसान। फेरी लगाकर कपड़े बेचे, तो बानियों जो बनिया कम्युनिटी थी यहाँ पे, उसने फेरी लगा के कभी भी कपड़े नहीं बेचे थे। इवन मनोहरलाल खट्टर भी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने फेरी लगा के कपड़े बेचे हुए हैं। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत मेहनती कौम रही, और उजड़ के आए। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरुआत की, और गिने चुने, मतलब मैं कहूँ तो 2 या 3 दशक के अंदर ही अपने उनके पक्के मकान थे, अच्छे बिजनेस थे, और राजनीति में भी वो संभव। तो मैं तो आज भी कहूंगा कि अच्छी पोजीशन में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उनको अनदेखा नहीं कर सकती। वो बड़ी बिल्कुल। और अम्बाला में सबसे ज़्यादा वो लोग बसे, उसके बाद हर शहर में गए। रोहतक तक उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बल्कि बाकी के शहरों में भी ठीक ठाक लोग हैं, अच्छी खासी उनकी पॉपुलेशन है। तो उस एरिया को जब बहुत लंबे समय तक रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं, तो और बीजेपी ने वहाँ से एक मुख्यमंत्री, हालांकि 14 में घोषणा तो नहीं की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी बन चुके थे। उनकी पहली जो कैंपेन की रैली थी वो करनाल से शुरू की उन्होंने। तो एक संदेश मोटा मोटी लोगों को मिल गया था कि इस इलाके से शायद ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उस इलाके को मुख्यमंत्री देना जाहिर है उनके लोगों को अपने साथ जोड़ता है। और उसके बाद डेवलपमेंट के जो कुछ काम थे, अनदेखी का जो हमेशा लोग बोलते रहे थे, उन कामों पर उन्होंने ध्यान दिया, वहाँ पर ये सब काम किए गए। उसके बाद जो 2019 का इलेक्शन था, उस इलेक्शन में थोड़ी सी उनकी पकड़ विधानसभा में कम हुई, लोकसभा में तो ठीक ठाक उनको वोट मिला ही पूरे हरियाणा में, लेकिन विधानसभा में उनके कुछ नेता चुनाव हारे इन्हीं इस बेल्ट से, जहां पर उनको 2014 में काफी समर्थन मिला था। लेकिन उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई जब किसान आंदोलन हुआ। तो वो आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आप बता पाएंगे उसको। तो किसान आंदोलन के बाद इनकी पकड़ वहाँ पर कमज़ोर होती चली गई। दूसरा जो जाति का बीजेपी ने 2 गुट बनाए और एक बहुत डीप पेनिट्रेशन सोसाइटी में उसका कर दिया, उसका भी असर कहीं ना कहीं पूरे लोगों के दिमाग पे गया है, क्योंकि उससे कुछ हासिल हुआ नहीं। लोगों को एक ठीक है मेंटल सेटिस्फेक्शन एक वो मिली होगी किसी को, अगर इस तरह के कोई लोग रहे होंगे तो, लेकिन उससे जमीन पर क्या हासिल हुआ? वो कुछ हासिल नहीं हुआ। जब 10 बरस पीछे लोग मुड़ के अब देखते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया, क्या पा लिया, तो सोसाइटी में, हरियाणा की सोसाइटी तो वैसी है नहीं, आपको पता ही है, सब लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल के। तो उस सोसाइटी में जब घरों में शादी ब्याह से लेके समाज के हर हिस्से में एक दूसरे को थोड़ा सा अलग नज़र से देखा जाने लगा, तो लोगों को ये बात चुभनी शुरू हुई, और उसी वजह से बीजेपी का जो जनाधार था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और इसलिए जो जीटी रोड की जो बेल्ट है जहाँ पर बीजेपी मजबूत थी, जाहिर है वहाँ भी असर पड़ेगा। अब बीजेपी का, क्योंकि हम लोग वही बात कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई वोटर परंपरागत नहीं है। बीजेपी क्योंकि यहाँ कभी ताकतवर पार्टी नहीं रही, आरएसएस जरूर मजबूत रहा, लेकिन वो केवल थोड़े से पॉकेट्स में, शहरों में भी रहा, पूरे शहर में भी नहीं रहा। कुछ लोग उनके आरएसएस के हमेशा से रहे हैं। और अब जो देहात के लोग थे, उनको किसान आंदोलन का सेंटिमेंट ने उनको बहुत प्रभावित किया। खासतौर पर जो पंजाबी भाषी लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उस अम्बाड़ा बेल्ट की बात करें, हाँ जी, मतलब सारे सिख तो जो पंजाबी तक हम मान के चल रहे हैं, और पंजाबी भाषी तो और भी हैं ज्यादा, बिल्कुल, जो सिरसा से लेके सब जगह ही हैं। तो उन लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आई। फिर जिस इल ट्रीटमेंट किया किसानों के साथ, उनको, ठीक है आंदोलन में हर मांग मानेगा कोई, ऐसा तो होता नहीं है, सरकारें, कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी शायद जिसने सब मांगे किसी की मान ली हो, लेकिन बातचीत करने का तरीका या इल ट्रीटमेंट किया उनको, जिस तरह की भाषा उनके साथ बोली गई। और ये बातें यहाँ नहीं, मनदीप जी, मैं लद्दाख के लिए भी आपको बताता हूँ, मैं लद्दाख के कवरेज पे भी गया था। तो लद्दाख में भी लोगों ने एक एजिटेशन किया। तो एजिटेशन ठीक है साहब, अपनी हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन सब लोग करते हैं, उन्होंने भी किया, लेकिन उनको वहाँ पर सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को
जो ट्रोल आर्मी बीजेपी की है, उसने चाइनीज एजेंट बोला। तो उन लोगों ने कहा यार हम तो सारी जिंदगी लड़ते ही चाइना के साथ रहे, हमारी जो लड़ाई थी वो किससे थी? चाइना से रही। चाइना के साथ लड़ाई रही, और हमको ही चाइनीज एजेंट बोल रहे हो। इस जमीन को अगर किसी ने बचा के रखा तो हम लोगों ने बचा के रखा, और आज हमको चाइनीज एजेंट बोल रहे हो। तो वो बड़ा इमोशनल इशू उनके लिए था। उस इमोशन के चक्कर में हुआ क्या कि बीजेपी को वहां पर 20% वोट हासिल हुआ, 80% वोट बीजेपी के खिलाफ चला गया जो लोकसभा का चुनाव हुआ। वही हालत यहां मुझे दिख रही है। जो सेंटिमेंट नक्सली और खालिस्तानी जैसी आतंकवादी, भाषाओं का जिनकी जरूरत थी नहीं, उनको बिना बोले भी आप किसानों को क्रिटिसाइज कर सकते थे, लेकिन वो दे हैव स्टूप डाउन टू सच ए लो कि उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। और फिर उसके बाद हमारे माननीय सांसद कंगना जी जैसे लोग तो हैं ही जो और हालात को खराब कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के लिए। तो वो जो सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट की वजह से बीजेपी की स्थिति मुझे लगता है अब उतनी मजबूत तो है नहीं। अगर उतनी मजबूत होती तो मुख्यमंत्री जी को क्यों अपनी सीट बदलनी पड़ती? चीफ मिनिस्टर भी अपनी सीट बदल रहे हैं, जबकि वो शहरी इलाका है। लाडवा तो उतना शहरी है भी नहीं, ये जो है ये तो बड़ा शहरी है, करनाल तो 100% शहर है, लेकिन वहां पर भी अपने आप को सेफ नहीं पा रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री तो बड़ी मुश्किल से बहुत कम मार्जिन से सीट जीते हैं। तो सेंटिमेंट अब बदल गया है। जातिवाद वहां पर जो जहर था अगर थोड़ा बहुत वो खत्म हो गया। डेवलपमेंट की वहां पर बात हुई नहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। और ओबीसी पर जो बैंक अपॉन कर रहे थे, तो मुझे लगता है सैनी उतने बड़े ओबीसी नेता अपने आप को बना नहीं पाए या उस तरीके से प्रोजेक्ट कर नहीं पाए। इस वजह से, और किसान का सबसे बड़ा जो असर है वो किसान आंदोलन का तो है ही है वहां पर। ये तमाम चीजें अब कहीं ना कहीं उस इलाके में भी बीजेपी को वीक कर रही है। चैलेंजिंग पोजीशन उनकी है। फिर एक बेल्ट बच गई जिसको हम सेंट्रल हरियाणा कहते हैं। हरियाणा को क्रॉस करने के मैंने 3 रास्ते बताए। एक तो नो डाउट NH8 लोग बोल देते हैं, जो जयपुर की तरफ निकल जाता है, अहिरवा गुड़गांव से शुरू होके रेवाड़ी, कुछ महेंद्रगढ़ का इलाका अगर हम आगे मान मिले, अगर राजस्थान को आपको दूसरे हिस्से में जाना हो। लेकिन जब पंजाब पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो हमने GT रोड जिसकी बात की, जरनैली सड़क की जो बात की, एक और ऐतिहासिक रास्ता है जो NH10 आज के टाइम पे जाना जाता है। दिल्ली से, भादुगढ़ से हम निकलते हैं और झज्जर जिला पहला, भादुगढ़ भी झज्जर में है, फिर रोहतक, और फिर आगे हम भिवानी का भी कुछ हिस्सा आप मान के चलिए इसमें, और फिर हम पहुंच जाते हैं सिरसा और डबवाली। तो भादुगढ़ से लेकर डबवाली का जो ये रोड है, इसके दोनों तरफ बीजेपी की हालत ये है कि कहीं कोई एक आध सीट किधर आ गई तो आ गई, ना आए तो मतलब कोई अचरज ना हो। इस स्थिति में बीजेपी यहाँ कैसे पहुंची, पहले तो बात यही। और बीजेपी तो मनदीप जी इस इलाके में बहुत मजबूत पहले भी नहीं रही। 2014 में भी बीजेपी ने जो 46 सीटें 44 जो भी जीती थी, तो इस इलाके में भी उनको सीट मिली, बहादुरगढ़ की सीट उन्होंने जीती, लेकिन बहुत मजबूत वो हवा की जो वोट थे ना, जो लोगों ने मोदी से इंप्रेस होके या इस तरह के वोट डाल दिए थे, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता खड़े नहीं कर पाए आज भी। और भूपेंद्र हुड्डा का तो ये क्षेत्र है ही, देखिए उनका सबसे मजबूत इलाका है। और 2-3 अगर शहरों को छोड़ दो तो अधिकतर जो इलाका है वो ग्रामीण है। तो गांव देहात में तो बीजेपी वैसे भी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो पाई, और इस इलाके में तो हो ही नहीं पाई। और इस इलाके ने तो देखिए मुख्यमंत्री के पद का या दूसरी जो पावर होता है उसका बहुत स्वाद चखा है। हरियाणा में रोहतक तो वैसे बहुत प्रोग्रेसिव रहा है एजुकेशन के लिहाज से, और आज़ादी के पहले से भी, चाहे वो किसान यहाँ का थोड़ा सा और जागरूक है बाकियों के मुकाबले, चौधरी छोटू राम सरीखे लोग यहाँ पर हुए। और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग रिफॉर्मर्स, जो जैसे हरियाणा में अगर कोई आता था तो इस इलाके में ही आता था। हिसार में महात्मा गांधी का भी आना हुआ, और आज़ादी के आंदोलन में भी यहाँ के लोगों ने बड़ा सक्रिय हिस्सेदारी की। तो इस वजह से ये थोड़ा सा जागरूक इलाका तो पहले से ही है। और जो जिस तरह का जागरूकता यहाँ पर है, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो जाते हैं बहुत जल्द। ये इलाका हमेशा से बदलता रहा, एक व्यक्ति के साथ कभी रहा नहीं। यही इलाका जिनका आपने जिक्र किया, एक जमाने में सबसे मजबूत गढ़ था चौधरी देवीलाल का, उनकी पॉलिटिक्स को परवान इन्होंने ही चढ़ाया। ये जो आपने जिक्र किया ना पूरी ये बेल्ट, इनकी वजह से ही चौधरी देवीलाल इतने बड़े नेता बने। लेकिन जैसे ही चौधरी देवीलाल का कमजोर हुआ पॉलिटिकल करियर, तो एकदम भूपेंद्र हुड्डा को इन्होंने सिर पे बिठाया और देखो कितना बड़ा नेता बनाया। वैसे स्थिति बंसीलाल की थी, जो भिवानी में थे, तो चौधरी बंसीलाल उस इलाके के बड़े सर्वमान्य नेता रहे, लंबे समय तक उन्होंने वहाँ बड़ी खास पॉलिटिक्स की। तो उस इलाके के लोगों ने भी देखा है कि नेता, मुख्यमंत्री कितना मजबूत अपने इलाके में काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है। जहाँ पर चौधरी बंसीलाल का असर था, वहाँ उन्होंने बड़ा पिछड़ा एरिया था, वहाँ पर नहरें बनाई, पानी लेके आए, बिजली का प्रबंध किया, कई काम उन्होंने वहाँ पर बहुत किए डेवलपमेंट के।
वैसे ही हुड्डा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने बड़े काम किए अपने क्षेत्र में। फिर उसके बाद हिसार इसी रोड पे है, जैसे आपने बताया। तो हिसार में भजनलाल रहे, भजनलाल चौधरी भजनलाल भी बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री, बहुत काम के बारे में लोग उनको बड़ी सराहना करते हैं। वो भी ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करके राजनीति में शिखर पे पहुंचे थे, उनकी भी बड़ी तारीफ। तो ये पूरा इलाका, और आगे तो फिर सिरसा है ही देवीलाल का इलाका, चौधरी देवीलाल का। उनके परिवार ने तो, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रहे। तो ये पूरा एरिया ऐसा है जिसने हमेशा मुख्यमंत्री को बहुत करीब से देखा, लंबे समय तक विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीति इन लोगों ने की है। तो इस वजह से, और पॉलिटिकली अवेयर हैं, एजुकेशन की भी यहाँ पर दिक्कत उतनी ज़्यादा रही नहीं, लोग अवेयर रहे। दिल्ली के नज़दीक रहने का भी बड़ा बेनिफिट इनको मिला, और सब मुख्यमंत्री यहाँ से आना जाना उनका रहता ही था। तो उस वजह से लोग थोड़े से अवेयर हैं पॉलिटिकली, जिसका बेनिफिट इस एरिया को हमेशा मिलता रहा है। एग्रेसिव हैं थोड़े से, पॉलिटिकली भी एग्रेसिव हैं। अब कोई आंदोलन होता है तो ये लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का आंदोलन हो। वायलेंस भी हम देखते हैं इस एरिया में कई बार हुई है। किसान एजिटेशन तो खैर ये अब हुआ, लेकिन किसानों ने कई बार इस इलाके में आंदोलन किए। मुझे याद है, मंडियाली, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे तो मंडियाली में किसानों ने बिजली के बिल ना भरने के लिए आंदोलन किया। वहाँ गोलियां चल गई थी। उसके बाद आए बंसीलाल, तब कादमा कादमा बढ़ रही है। तो वहाँ पे कादमा में भी किसानों ने आंदोलन किया, वहाँ भी गोलियां चली, किसान मारे गए। फिर आए चौटाला, चौटाला आए, कंडेला। कंडेला में भी गोलियां चली। तो किसान एजिटेट करते रहे, गोलियां भी चली, पुलिस ने कई लोगों की उसमें मौत हुई, शहादत हुई। और वैसा ही स्थिति अब हमने यहाँ देखी कि अब भी जब किसान आंदोलन था तो वो चाहे पंजाब की तरफ से आया, लेकिन इन लोगों ने खूब पार्टिसिपेशन किया। जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद काफी गर्म मतलब दिखा यहाँ काफी लोग आए। और अब की बार जो एक्सेप्शनल था वो अंबाला, जिसको कहेंगे किसान आंदोलन के साथ जुड़ के आया, चिपक के आया, वो अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल, ये बेल्ट एक एक्सेप्शनल अब की बार बन के उभरी। बिल्कुल, और यहाँ से देखिए कितना ज्यादा सपोर्ट मिला लोगों का। हर, मुझे लगता है कि गांव शायद को बचा नहीं होगा जिस घर से चंदा ना दिया गया हो, या किसी घर से दूध सब्जी ना भेजा गया हो। सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये सब इलाके में, मुझे लगता है हरियाणा भर में ये आंदोलन ऐसा रहा। वैसे ही पंजाब से लोगों ने पैसे इकट्ठा किया, तो सेंटिमेंटल बहुत लोग जुड़े इसके साथ। तो ये इलाका वैसे मजबूत है और सेंसिटिव है, वोलेटाइल है, अवेयर हैं लोग। तो इस इलाके का हमेशा पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा डोमिनेशन रहा है। इसलिए अब इनको एक ऐसा लग रहा है कि अगर ये इलाका फिर से किसी एक व्यक्ति के साथ या एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेगा तो इस इलाके से फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकता है। चौधर, हाँ चौधर, आप पॉलिटिक्स ऑफ चौधर। वो चौधर तो खैर यही, और राइट, सही, हरियाणा में तो वही चलता है। जितने भी मुख्यमंत्री बड़े नेता रहे तो वही। तो वो इस वजह से ये इलाका हमेशा अपने लीडर को सपोर्ट करता है और बड़ी एग्रेसिवली करता है। लेकिन इस बार तो मसला ये है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, मिस गवर्नेंस के खिलाफ लोग वोट डालना चाहते हैं, और एरोगेंस बड़ी सरकार ने दिखाई, व्यवहार ठीक नहीं रहा। हरियाणा तो देखिए उस तरह का नेता रहे ना मनदीप जी, आपको तो खैर पता है, जो अगर मुख्यमंत्री के पास रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर कोई पंचायत या कोई डेलीगेशन 50 बुजुर्गों का चला गया है, 100 लोग चले गए, कोई इमरजेंसी की बात है, सपोज रोहतक में अगर कोई सीएम रुके हैं और किसी गांव की पंचायत वहां पर रात को 2 बजे चले गई, तो मुख्यमंत्री 2 बजे भी उनसे मिले हैं। ऐसा भी हुआ है, कितने एग्जाम्पल्स हमको मिल जाएंगे कि उन पंचायत को सवेरे तक इंतजार नहीं करवाया उन्होंने, वो रात को उठ के आए, उनके जो भी सिक्योरिटी थे उन्होंने उनको उठाया, मुख्यमंत्री उनसे मिले और वापस चले गए। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी स्थिति में मनोहर लाल खट्टर शायद उतने पारंगत नहीं थे हरियाणा की उस संस्कृति के लिहाज से, तो वो दिक्कत इनको आई पेश। उन लोगों को बहला नहीं पाए, उन लोगों के साथ प्लेकेट नहीं कर पाए, कजोल नहीं कर पाए उन लोगों को, जिसकी वजह से एक दूरी बनी रही सरकार के और ग्रामीण इलाके के बीच। शहरी इलाके में तो फिर थोड़ा सा प्रभावी अपना बना पाए, लेकिन ग्रामीण इलाके को जो दिक्कतें आती हैं और जिस तरीके से वो उनका सॉल्यूशन अपने लीडर से करवाना चाहते हैं, वो उसका इन लोगों के साथ कुछ समन्वय स्थापित कर पाने में प्रॉब्लम रही। और विधायक जो एमएलए थे उनकी भी यही प्रॉब्लम थी। अगर किसी को दिक्कत है, एमएलए के पास जाता है तो उसका पहला ही जवाब है कि मेरी तो चलती है नहीं। फिर मंत्री की भी स्थिति ऐसी है, पॉलिसीज बनाई,
उसका रिड्रेसल के लिए फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं किया। फिर पूरा अगर ऐसी सिचुएशन जब होती है तो कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का होता है। अब ब्यूरोक्रेसी तो इस तरह से काम करती है, सरकार कोई भी हो वो तो अपने हिसाब से काम करती है। तो ये दिक्कतें होते होते अब बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है। और ये इलाका तो वोलेटाइल था ही। इस इलाके में इनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस सरकार आ सकती है, या तो हुड्डा सीएम बन सकते हैं, नहीं तो शैलजा बन सकती हैं। ये वही बेल्ट है, कहीं से भी बनेंगी तो लीडर यहीं से बनेंगे। जी शुक्रिया रविंद्र। तो एक लंबी बातचीत हमारी रही और इस बीच बीजेपी की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चाहे वो इलाका वाइज हो या फिर एज ए होल स्टेट की जो लीडरशिप है, केंद्र की जो लीडरशिप है उसके साथ जिस किस्म की दिक्कत है, उन पर खुल के बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे दोबारा बातचीत होगी और ग्राउंड से मैं आप लोगों के लिए जरूर चीजें भी भेजता रहूंगा और रविंद्र जी के साथ बातचीत भी होती रहेगी और इनके चैनल पे भी मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग के चैनल तक भी पहुंचा पाऊं, क्योंकि आफ्टरऑल पत्रकारों को भी तो थोड़ा गठबंधन करने की जरूरत है, खासकर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों को। जिस हिसाब से गठबंधन का दौर है और सरकार तो केंद्र में भी गठबंधन की, तो पत्रकारों को भी अपने सर्वाइवल के लिए थोड़ा गठबंधन करना पड़ेगा। तो हमारा एक हिसाब से रविंद्र भाई के साथ, हमारे बड़े भाई, पत्रकारिता में लंबा एक्सपीरियंस है, तो एक इनफॉर्मल आप कह सकते हो कि गठबंधन इनके साथ भी रहेगा। शुक्रिया। थैंक यू मनदीप जी। और मैं सबसे अपील जरूर करूंगा कि मनदीप इज अ वेरी ब्रिलियंट जर्नलिस्ट। वी मस्ट अप्रिशिएट, हेल्प हिम, एनकरेज हिम। और जो भी हम लोग इनके लिए कर सकते हैं हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज इस तरह की पोजीशन है मीडिया की। ख़ास तौर पे हमको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो न केवल गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित की एक बुलंद आवाज़ हैं, बल्कि सच्ची और निष्पक्षता के साथ अपनी बात को जनता और सरकार के सामने रखने की हिम्मत कर रखते हैं। ऐसे लोगों को ज़रूरत है आप लोगों के इनकरेजमेंट की। तो आपसे गुजारिश है कि गांव सवेरा को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर कोई मुद्दा ऐसा लगता है जो उठाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है मनदीप जी उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और आपकी बात को उठाएंगे। जी थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।